हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर विद्युत धारिता। विद्युत धारिता के अंदर आज जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। जो दूसरा टॉपिक आएगा मुक्त तथा बद्ध आवेश क्या होते हैं। और तीसरा चैप्टर अपने पास तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परावैद्युत पदार्थ। तो सीरीज वाइज तीनों टॉपिक पर आज अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। तो बात करते हैं अपने चालक पदार्थ क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह है आसानी से हो जाता है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। और कौन कौन से अपने पास चालक पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो डेफिनेशन क्या रहेगी, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश, आवेश मतलब धनायन और ऋणायन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह क्या हो आसानी से हो जाता है क्या कहलाते हैं, आसानी से हो जाता है तथा विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, चांदी, तांबा, लोहा, नमक का विलयन, मनुष्य का शरीर एवं पृथ्वी। तो एक बात आपको यहाँ और ध्यान रखनी है कि जो चांदी होती है सबसे अच्छी चालक पदार्थ है अपने पास, जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह है बहुत अच्छे से होता है। दूसरी बात करते हैं अपनी विद्युत रोधी। विद्युत रोधी को अपने कुचालक भी बोल सकते हैं। और अपने को पता है कुचालक पदार्थों के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अपने को पता है सूखी लकड़ी है अपने पास, कभी सूखी लकड़ी में करंट आया है, अगर गीली लकड़ी होगी तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक, रबड़, सूखी लकड़ी। यहाँ पे मैं सूखी लकड़ी की बात कर रहा हूँ, गीली लकड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। तो देखो कभी कांच के अंदर करंट प्रवाहित हुआ है, प्लास्टिक के अंदर कभी करंट आया है, या रबड़ की बात करें या सूखी लकड़ी की बात करें, तो वे पदार्थ कोई पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता वो सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, यहाँ पे विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। एक बात और बता देता हूं, एक तीसरा पार्ट होता है अर्धचालक, जिसके अंदर थोड़ी बहुत विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इस टॉपिक के बारे में अपने पास जो चैप्टर नंबर 16 है वहां इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप इन दोनों को याद रखो, चालक और कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। दोबारा बता दो, वे सभी पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो आसानी से हो जाता है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाएंगे। जैसे चांदी, तांबा, लोहा, पारा, नमक का विलयन, मनुष्य का शरीर और पृथ्वी। और विद्युत रोधी क्या होता है, वे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कांच आदि। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है अपना कि मुक्त तथा बद्ध आवेश क्या होता है। अब बात करते हैं अपने मुक्त तथा बद्ध आवेश क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी जो पदार्थ होता है किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु के नाभिक या उसके केंद्र पर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो मान लो किसी भी परमाणु का ये मेरे पास क्या है, नाभिक है, और नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है या धनावेश बोलते हैं जिसको। और इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कुछ इस प्रकार इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है। तो एक बात ध्यान देना, इस नाभिक के जो पास वाली वृत्ताकार कक्षाएं होगी वो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, इस नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल से क्या होंगे, बंधित होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, और यहाँ पे कैसा है, धनावेश है। तो यहाँ पे कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन जो प्राथमिक कक्षा है वो इससे प्रबल आकर्षण बल से बंधी होगी, इससे जो दूर वाली कक्षा है वो थोड़ा और जो आकर्षण बल होगा कम होता जाएगा। जो इसकी अंतिम कक्षा होगी वहां पर जो आकर्षण बल होगा बहुत ही दुर्बल होगा। तो ध्यान दें, देखो कोई भी जो पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु का केंद्रीय भाग क्या होता है, धनावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं।
मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन होता है इस नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के निकट, नाभिक मतलब उसका केंद्रीय भाग के निकट स्थित कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इन दोनों के बीच में बहुत अधिक आकर्षण बल लगेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से उस पदार्थ के अंदर घूम नहीं पाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन या बद्ध आवेश। बद्ध का मतलब इससे बहुत अधिक आकर्षण बल से क्या है, बंधित है। तो ये इलेक्ट्रॉन होगा उस पदार्थ के अंदर आसानी से नहीं घूम सकता, तो इसलिए इसको नाम दे दिया बद्ध आवेश या बद्ध इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इसकी जो अंतिम कक्षा होती है, ये इलेक्ट्रॉन होगा इस नाभिक के साथ क्या होगा, ध्रुव बल या कम आकर्षण बल से क्या होगा, बंधित होगा। कम आकर्षण बल के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन होगा इस नाभिक के साथ कम आकर्षण बल के कारण जो पदार्थ होगा उसमें आसानी से घूम सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इंग्लिश अंदर। देखो, नाभिक से दूर स्थित कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर मुक्त गति करने लगते हैं, इसलिए इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश कहते हैं। दोबारा बता देता हूं, किसी भी नाभिक के पास स्थित कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल से बंधित होने के कारण वो आसानी से घूम नहीं सकते, इसलिए उन्हें मुक्त आवेश बद्ध आवेश या बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो नाभिक से जो दूर स्थित कक्षाएं होती है वहां पे जो आकर्षण बल लगता है बहुत कम लगता है। कम आकर्षण बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पदार्थ के अंदर आसानी से घूम सकते हैं, जिन्हें मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब बात करेंगे जो तीसरा पॉइंट है अपना, परावैद्युत पदार्थ। तो एक बात बता दें, जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो एक प्रकार के कुचालक पदार्थ होते हैं। तो बात करते हैं अपने परावैद्युत पदार्थ पे। अब बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं एक प्रकार के कुचालक पदार्थ होते हैं, और अपने को पता है जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह है नहीं होता। विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब है उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक बात याद रखना, जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगी उतनी ही उसके अंदर विद्युत धारा अधिक होगी। तो परावैद्युत पदार्थों या कुचालक पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिससे उनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह है नहीं होता है। उसके अंदर जितने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अणु या परमाणुओं के साथ वो क्या होते हैं, बंधित होते हैं। तो ध्यान देना, वे कुचालक पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में, मतलब उन परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूं कैसे। जैसे मान लो मेरे पास कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर मैं कोई भी परावैद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ ला के रखूं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो इसके अंदर आवेश होते हैं, परावैद्युत पदार्थों के अंदर आवेश होते हैं, उनको क्या पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आवेश है उसके अंदर प्लस माइनस है, इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाके रखूंगा तो प्लस माइनस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स लगने के कारण जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में इनकी जो व्यवस्था होती है पुनर् होती है, तो इसके कारण ये क्या करते हैं, विद्युत प्रभाव को प्रभावित करते हैं। तो ध्यान देना, इसके जो एग्जाम्पल है वो मोम, प्लास्टिक, O2, H2 और Cl2 है। परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो अपने के पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और दूसरा होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ये बात आपको मैं दोबारा बता देता हूं। देखो, जैसे मेरे पास कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र था ई सदिश, ठीक है, और अपने को पता जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता है, मतलब उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कितने हैं, 0 है। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण उसके अंदर जो विद्युत धारा होती है वो कितनी प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। अब देखो, जैसे मैं कोई परावैद्युत पदार्थ इसके अंदर लेके आऊंगा और अपने को पता है जो पदार्थ है उसके अंदर धनावेश और ऋणावेश होने के कारण
इसके अंदर जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लाके रखूंगा तो प्लस चार्ज पर अपने को तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर एक दिशा में बल लगता है और माइनस पर विपरीत दिशा में बल लगता है। तो इनकी जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, पुनः होती है, और ये क्या करते हैं, विद्युत के प्रभाव को प्रभावित करते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो समझ आई बात। वे कुछ चालक पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत प्रभाव को क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब डिस्कस करेंगे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो बात करते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो ध्यान देना, वे परावैद्युत पदार्थ जिनमें उपस्थित अणुओं के धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र क्या हो, संपाती हो। और मैंने आपको बताया था जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं इनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह है नहीं होता है, परंतु जो पदार्थ होते हैं उसमें जो धनावेश और ऋणावेश होते हैं अगर उनके केंद्र क्या हो, संपाती हो। संपाती मतलब एक ही हो, संपाती मतलब एक ही हो। मतलब जैसे ये जो इसके एग्जांपल है H2O2 CO2 अध्रुवीय पदार्थ के क्या है, एग्जांपल है। तो बात करते हैं H2 अणु की, हाइड्रोजन अणु की। तो H2 अणु के लिए क्या होता है, जो हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं इनके जो केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं। मतलब दोनों का केंद्र क्या होता है, एक ही होता है। इन दोनों केंद्रों के जो बीच की मतलब बात करें वैसे तो अलग अलग दिखा रखे हैं, तो जो इनके केंद्रों के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। मतलब दोनों का केंद्र क्या होगा, एक ही होगा। और बात करते हैं CO2 अणु की, दिखाई तो मैं तीनों केंद्रों क्या है, अलग अलग है, परंतु जो तीनों केंद्र हैं एक दूसरे की क्या है, संपाती है। मतलब इनके जो बीच की डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तभी तो एक दूसरे के क्या होंगे, संपाती होंगे। अगर संपाती नहीं है, अगर इनके केंद्र क्या है, अलग अलग होगी, तो वो क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाएंगे। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रख लेना, जिन पदार्थों के धनावेश और ऋणावेश के क्या हो, केंद्र क्या है, संपाती है, तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, यहाँ पे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाएंगे। अगर केंद्र संपाती नहीं है तो कौन से, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाएंगे। तो अब बात करते हैं अपने ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। क्या होते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया था, वे पदार्थ जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या हो, संपाती नहीं हो, क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो वह परावैद्युत पदार्थ जिनमें उपस्थित अणुओं में धनावेश व ऋणावेश के वितरण के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। मतलब दोनों के केंद्र क्या हो, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या हो, अलग अलग हो, तो वे क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इसके एग्जांपल है HCl और NH3। तो बात करते देखो दोनों के केंद्र मैंने यहाँ पे अलग अलग बनाए हैं, ठीक है। तो ये मान लो इसका केंद्र Cl का है और ये क्या है, H प्लस मतलब हाइड्रोजन का है। तो अपने को पता है जब एक धनावेश और ऋणावेश दोनों के केंद्र क्या है, अलग अलग है। तो अगर इसमें बात करें अपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो इसकी दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ होगी। अपने सिर्फ एक HCl अणु की बात करके यहाँ पे चल रहे हैं, तो इस HCl अणु में जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी Cl से H की तरफ होगी। अगर मान लो मेरे पास कोई पदार्थ है जिसमें बहुत सारे क्या है, HCl अणु लेके चल रहा हूं, मान लो ये बहुत सारे HCl के क्या है, अणु है इसमें बहुत सारे, ठीक है। अगर मेरे को इस ध्रुवीय पदार्थ परावैद्युत पदार्थ का अगर मेरे को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करनी है तो वो कितना होता है, टोटल 0 होगा, P नेट मतलब टोटल जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना होगा, 0 होगा। देखो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में उपस्थित ध्रुवीय अणुओं का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कितना होता है, 0 होता है। कैसे होता है देखते हैं। मान लो कोई HCl का अणु है, ये प्लस है और ये Cl, मतलब ये तो क्या हो गया, H का हो गया, ये क्या हो गया, Cl का आवेश ले लिया, ठीक है। कहीं इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार रखे हुए हैं, दोनों के केंद्र देखो मैंने अलग अलग बनाए हैं। मान लो अब इस मान लो अणु की बात करें तो इसमें जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ होगी, इस तरफ होगी। इसमें किस तरफ होगी, इस तरफ। मतलब ये दोनों अणु के जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वो क्या एक दूसरे के विपरीत है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के आघूर्ण को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। मतलब मान लो P1 इधर लग रहा है, P2 इधर लग रहा है, तो इन दोनों आवेशों के लिए या दोनों अणुओं के लिए सॉरी, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार देखें तो इसका कहां हो जाएगा, नीचे सॉरी ऊपर की तरफ हो जाएगा, माइनस से प्लस। इसका भी कहां हो जाएगा, ऊपर की तरफ। इस प्रकार इन दोनों आवेशों कोई और दूसरा अणु होगा वो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अगर पूरे के लिए बात करें तो अपने क्या मानेंगे, उसका जो आघूर्ण होगा वो कितना होगा,
शून्य होगा। दोबारा बता देता हूं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में उपस्थित ध्रुवीय अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? शून्य होगा। मैंने आपको दो अणुओं का उदाहरण लेके बता दिया, क्योंकि अगर मान लो एक प्लस इधर माइनस है तो इसको जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस प्रकार होगी, दूसरे की इस प्रकार होगी, तो इनका जो इन दोनों अणुओं का जो टोटल विद्युत द्विध्रुव कितना होगा? शून्य होगा। इस प्रकार एक पूरा मैंने पदार्थ की बात करूं, उसमें बहुत सारे क्या होंगे? ध्रुवीय पदार्थ के अणु होंगे और उनका जो टोटल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो कितना आएगा? शून्य आएगा। कोई ना कोई अणु किसी दूसरे अणु के क्या होगा? जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे? वो कैंसिल आउट कर देंगे। तो कल अपने बात करेंगे कि जो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है और ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाके रखें। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी परावैद्युत पदार्थ की, कि वे कुचालक पदार्थ है, मतलब विद्युत धारा का चालन तो नहीं करते, परंतु इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाने पर यह विद्युत धारा के प्रभाव को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो कल बात करेंगे ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लाके रखें तो कैसे विद्युत धारा के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।